गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस पेंटिंग थ्योरी क्लासेस। आज हम फोर्थ चैप्टर भारत की लोक कला के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप चैप्टर के नाम से ही भारत की लोक कला, तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि लोक कला किसे कहते हैं। तो हम पहले लोक कला क्या है उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो लोक कला किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। तो भारत में अनेक जातियों तथा जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। तो यह है लोक कला की डेफिनेशन। एक बार हम ये पूरा चैप्टर एक बार रीड करते हैं, उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, भारत की लोक कला में आर्यों से पूर्व की संस्कृति की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। समस्त भारत के पारंपरिक जीवन में विभिन्न धर्म, संप्रदाय तथा विश्वास साथ साथ पनपे हैं। तंत्र शक्ति, वैष्णव तथा बौद्ध जैसे संप्रदाय लोक कलाकारों के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण समाज की कला तथा शिल्प कौशल की वस्तुओं की आवश्यकताएं स्थानीय कलाकारों तथा शिल्पकारों द्वारा पूरी होती हैं। ये आवश्यकताएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं: कर्मकांडी या अनुष्ठानिक, उपयोगितावादी और थर्ड है वैयक्तिक। तो इसमें जो तीन तरह की हमें आवश्यकताएं होती हैं, तो फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, कर्मकांडी या अनुष्ठानिक। तो कर्मकांडी लोक कला भी कई प्रकार की है, जैसे कि पटचित्र, पिचाई, अल्पना तथा कोलम आदि। कर्मकांडी लोक कला से हमें ये क्या मतलब है, जैसे जो भी लोक कला, जैसे हम पूजा या धार्मिक जो भी हमारे रीति रिवाज हैं उसमें हम करते हैं, जैसे रंगोली बनाते हैं, अल्पना, कोलम आदि, ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये आती हैं, ये धार्मिक लोक कलाओं के अंदर आती हैं। और उसके बाद आता है उपयोगितावादी, जैसा कि नाम से ही इसका ज्ञात हो रहा है कि उपयोगितावादी जिन लोक कलाओं का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी पर सजावटी खुदाई, सुई डोरे की कढ़ाई, डलिया बनाना तथा मिट्टी के बर्तन बनाना आदि मूल रूप से उपयोगितावादी लोक कलाएं हैं। यह काम किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बिना ग्रामीण कलाकारों द्वारा किया जाता है। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन में ही बताया था कि ये लोक कलाएं क्या होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हैं। जैसे कोई अगर मटके बनाने वाला है तो उसके पापा वो काम करते थे, उसके दादा भी वो काम करते थे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी से वो चली आ रही है। और इसमें क्या होता है कि ये जो कलाकार होते हैं वो बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के ये कार्य करते हैं। कोई भी ट्रेनिंग वगैरह ये नहीं लेते, बल्कि ये बचपन से ही वही चीज़ें देखते आते हैं, सीखते आते हैं, तो उन्हें ये जो कलाएं हैं वो उन्हें खुद ब खुद आ जाती हैं, बिना किसी ट्रेनिंग के आ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर पक्की मिट्टी से बने खिलौनों की परिकल्पना में मुश्किल से कोई परिवर्तन आया है। 5,000 वर्ष पूर्व भी हड़प्पन संस्कृति के दौरान इसी प्रकार के खिलौने बनते थे। तो जब हमें हड़प्पा के अवशेष मिले थे तो उसमें हमें ये भी मिला था कि उसमें मिट्टी के काफ़ी बर्तन हो गए, खिलौने हो गए, वो हमें खुदाई के दौरान मिले थे। तो ये काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं लोक कलाएँ। वैसे कुछ लोक कलाकार समय समय पर कुछ वैयक्तिक तौर पर नए स्वरूप देने का प्रयोग करते हैं, जिससे नई लोक कला का सृजन होता है। ये कलाकार पुरानी शैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नई शैली को जन्म देते हैं। इस प्रकार के नवीन प्रयोग मधुबनी चित्रकला, कंथा, कालीघाट के पटचित्रों में दिखाई देते हैं। तो ये भी लोक कलाओं के प्रकार हैं। मधुबनी जो कि बिहार की एक प्रमुख लोक कला है, कंथा के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, और फिर कालीघाट ये भी बंगाल की एक बहुत प्रसिद्ध लोक कला का नाम है। तो इसके बाद हम 4.1 के बारे में पढ़ते हैं। 4.1 है आपका कोलम। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल भी इसमें दिखाया गया है, उसे हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। तो 4.1 कोलम, जैसा कि शीर्षक है फर्श, कलश से फर्श पर की गई चित्रकारी। तो कोलम बेसिकली क्या है, एक शॉर्ट में आपको बता दूं तो कोलम बेसिकली फर्श पे सजावट करने की एक लोक कला का नाम है। तो एक बार हम इसका पूरा
जो पैसेज है वो डिस्क्राइब एक बार कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं पहले। विश्व भर की सभी संस्कृतियों में फर्श की सजावट करने का बड़ा प्रचलित रूप है। भारत में भी देश के हर भाग में अलग अलग माध्यम में फर्श पर सजावट की जाती है। कहीं पर यह अल्पना, कहीं पर रंगोली, कोलम तथा साझी आदि सजावट के लिए विभिन्न माध्यम हैं। दक्षिण भारत में सांस्कृतिक तथा धार्मिक त्योहारों के अवसर पर कोलम बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। पोंगल तथा अन्य त्योहारों के अवसर पर प्रत्येक घर के सामने तथा पूजा की वेदी के सामने के स्थान पर फर्श पर सजावट का यह कार्य किया जाता है। फर्श की सजावट के अन्य भारतीय माध्यमों की भांति कोलम को भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कोलम द्वारा सजावट करने की परिकल्पना तथा इसका मूल ध्येय पारंपरिक है। यह फूलों से ज्यामितीय रूप में बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो कोलम हमने अभी बताया था कि फर्श पे सजावट की जाने वाली एक लोक कला का नाम है। तो कोलम, रंगोली ये कब बनाई जाती हैं? जब कोई धार्मिक या सांस्कृतिक त्यौहार होते हैं या कोई भी जो शो अवसर होते हैं उन पे कोलम बनाते हैं, जैसे हम रंगोली वगैरह बनाते हैं। तो कोलम को बेसिकली भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये 1 मार्क्स में काफ़ी बार क्वेश्चन भी आते हैं कि कोलम को किसका प्रतीक माना जाता है। तो कोलम को भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब उसके बाद सबसे कोलम बनाई कैसे जाती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए कोलम के लिए फर्श पर पानी छिड़क कर उसे गीला या सीलन भरा कर देना चाहिए। मोटे चावल को पीस कर उसके पाउडर को अंगूठे तथा उंगली के बीच पकड़ कर रखते हैं। हाथ घूमता जाता है और चावल के पाउडर को फर्श पर गिरने दिया जाता है। फर्श पर जो आकृति बनाई जाती है वह पूर्व निर्धारित होती है। यह आवश्यक है कि चावल का पाउडर लगातार बिना किसी रुकावट के गिरता रहे तथा जो आकृति फर्श पर बनाई गई है वह उभरी जाए। लगातार अनुभव प्राप्त करते रहने से यह कलाकृति अच्छे तरीके से बन जाती है। युवा लड़कियां अपनी माँ, दादी तथा नानी माँ से यह कला सीखती हैं। इस सांस्कृतिक उद्देश्य के अतिरिक्त यह क्रिया जिंदगी का सही अर्थ भी समझा देती है। चावल का पाउडर आसानी से मिल जाता है। उससे यह भी सिद्ध होता है कि कला को जीवन के इस अंश का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा कि कोलम कैसे बनाई जाती है। तो कोलम को बनाने के लिए सबसे पहले फर्श को गीला या सीलन भरा कर देते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमें आकृति बनानी होती है हम कैसे बनाते हैं कि जो चावल होते हैं उसको पीस कर उसके पाउडर से हम वो आकृति बनाते हैं। तो ये भी हम बिना किसी ट्रेनिंग के सीखते हैं। जो भी घर के जो बड़े लोग हैं, दादी हैं, माँ हैं या नानी हैं, वो जब अलग अलग त्योहारों या कोई भी शुभ अवसर पर रंगोली या कोलम वगैरह बनाते हैं तो हम वो देख के ही हम सीख जाते हैं। कोलम पेंटिंग एक गृहिणी बनाती है। अब जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें दिखाया गया है कि एक गृहिणी जो है वो कोलम पेंटिंग बना रही है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है वाइट जो पाउडर है, उसके बाद हम अलग अलग तरह के जो रंग हैं उनको मिलाकर भी इसमें प्रयोग करते हैं। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं लास्ट में। कोलम पेंटिंग एक गृहिणी बनाती है। इससे कलाकार स्वतंत्र रूप से कलाकृति बनाना सीखता है। इस संदर्भ में अलग अलग सांकेतिक आकार जैसे कि घड़े, लैंप तथा नारियल के पेड़ प्रयोग किए जाते हैं। ये सभी भारतीय ग्रामीण जीवन के अनिवार्य अंग हैं। ये मूल रूप से ज्यामितीय आकार के होते हैं जिसमें लाल, नारंगी, नीले, पीले तथा गुलाबी चटकीले रंग प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें अलग अलग सांकेतिक आकार हम बनाते हैं जैसे घड़े, लैंप, नारियल। आपने देखा भी होगा रंगोली या बनाते समय कि ये चीज़ें को हम इन सांकेतिक आकारों का हम प्रयोग करते हैं। और इसमें लाल रंग, नारंगी, नीले, पीले तथा गुलाबी जो चटकीले रंग हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके पाठगत प्रश्न 4.1 के करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फर्श पर बनाई जाने वाली सजावट का वर्णन कीजिए। तो फर्श पर बनाई जाने वाली सजावट हमने किसके बारे में पढ़ा? अभी कोलम के बारे में पढ़ा। तो कोलम के बारे में हमें इसमें लिखना है कि कोलम फर्श पर सजावट की जाने वाली एक लोक कला शैली का नाम है। इसे अलग अलग
इसे अलग अलग सांस्कृतिक तथा धार्मिक अवसरों पर इसे बनाया जाता है। कोलम को भाग्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, कोलम पेंटिंग में प्रयोग की जाने वाली बनावट और आकृति कौन सी है? तो इसमें कौन कौन सी बनावट और आकृति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो यह फूलों से ज्यामितीय रूप में बनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है? ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर लिखना है, यह जो कोलम पेंटिंग में प्रयोग की जाने वाली बनावट और आकृति ज्यामितीय होती है और इसमें फूलों का प्रयोग किया जाता है। कोलम पेंटिंग के तरीके को संक्षेप में लिखिए। कोलम पेंटिंग बनाई कैसे जाती है उसके बारे में हमें लिखना है। तो कोलम पेंटिंग को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम फर्श को गीला या सीलन भरा कर देते हैं। उसके बाद मोटे चावल को पीस कर उसके पाउडर से हम आकृति बनाते हैं। 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, कोलम पेंटिंग में किन वस्तुओं की चर्चा की गई है? तो इसमें कौन कौन सी वस्तुओं की चर्चा की गई है? तो अभी हमने पढ़ा था कि इसमें अलग अलग सांकेतिक आकार जैसे कि घड़े, लैंप, नारियल के पेड़ प्रयोग किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? कोलम पेंटिंग में अलग अलग सांकेतिक आकार जैसे घड़े, लैंप तथा नारियल के पेड़ प्रयोग किए गए हैं। तो आज की क्लास में हम 4.1 हमने कवर कर लिया और इसके आपको क्वेश्चन आंसर करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 4.2 फुलकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।